हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड और फाइनली हम ला चुके हैं आपके लिए ओनरशिप रिव्यू आपकी एक्सपल्स 210 का। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था कि भाई फाइनली एक ओनरशिप रिव्यू आया ताकि पता चल सके कि जो इश्यूज़ आपके इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं कि भाई वो इश्यूज़ एक्चुअल में फेस कर रहा है ओनर की नहीं कर रहा, और बाकी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस बाइक को आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बना सकती है और क्या ऐसी कुछ कमियां हैं जिसको कंपनी को ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको सुधारने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ है मिस्टर प्रशांत। हाय प्रशांत। हेलो। तो ये हैं इस बाइक के ब्यूटीफुल मशीन के प्राउड ओनर। और सबसे पहले तो आप मेरे को ये बता दो कि कितना टाइम हो गया बाइक को लिए हुए? बाइक लिए हुए मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो गए। 6 महीने के आसपास हो गए। हाँ, मार्च अप्रैल के आसपास ली थी आपने बताया था ना। और कितना चल चुकी है एक बार चेक कर लेते हैं मीटर में ही। 6700 तो भाई दिखा देते हैं लोगों को। ये मीटर ऑन हो चुका है, छोटा सा मीटर है लेकिन ये बहुत प्यारा सा ग्राफिक्स दिखता है इसमें। 6729। हाँ, 6729 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। तो 5000 प्लस चल चुकी है, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस बाइक को। और आपने मुझे बताया था एक टूर भी आप कर चुके हो, तो कहाँ पे गए थे आप? स्पीति वैली गया था मैं। स्पीति गए थे। कितना पूरा रन था? अराउंड 3200 किलोमीटर। 3032 मेरे ख्याल से। अगर आप एक 3000 किलोमीटर की ट्रिप मार लेते हो ना, तो आपको सारे इश्यूज बाइक के समझ में आ जाते हैं कि भाई कहाँ पे बाइक पॉजिटिव है, क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड है बाइक का, और कहाँ पे इश्यूज हैं जहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, जिस टाइम पे ये बाइक लॉन्च हुई थी, 25 में ही लॉन्च हुई है, उस टाइम पे एक तो इसका पुराना वाला वर्जन भी आपके पास अवेलेबल था, 204V। ट्रायम्फ की आपकी स्क्रैम्बलर भी अवेलेबल है मार्केट में, हिमालयन भी अवेलेबल है मार्केट में, वी स्ट्रॉम भी अवेलेबल है मार्केट में। तो ये कुछ बाइक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इसी बाइक के लिए स्पेसिफिक क्यों गए? इस बाइक के लिए स्पेसिफिकली नहीं जाना था मुझे। मुझे पहले ये बाइक एक्चुअली पिक्चर में नहीं थी जब मुझे बाइक लेनी थी। जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मेरा ऐसा था कि मुझे होंडा हाइनेस में देख रहा था। होंडा हाइनेस क्योंकि थोड़ा सा वो सॉलिड लुक्स में, और होंडा के इंजन भी ऑब्वियसली सब जानते हैं बढ़िया होता है। सिंगल इंजन के बावजूद वाइब्रेशंस नहीं होते उसमें। रेट्रो लुक है। हाँ, रेट्रो लुक है। कुछ भी उसके साथ सिटी राइड्स, हाईवे राइड्स सब कुछ कर सकते थे। तो ऑलमोस्ट फाइनल कर दी थी। बट उसके कुछ सर्विस सेंटर्स का इशू था यहाँ लखनऊ में। अभी एक खुला हुआ है यहाँ। अभी खुला, पहले था ही नहीं, पहले नहीं था। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा डाइसी था, क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास सर्विस सेंटर्स का क्लू ही ना हो तो दैट डजंट मेक सेंस। उसके बाद फिर मैंने हिमालयन भी देखी, स्क्रैम्बलर भी देखी, जो कि इससे लगभग डबल बजट में है। तो फिर ये डिसाइड किया कि इतना भारी इंजन या 400 सीसी के अगर सेगमेंट में मैं जाता हूँ तो इतनी बड़ी बाइक लेके शहर में ट्रैवल करना फिजिबल नहीं होता है। क्योंकि मेरा मिक्स ट्रैवल रहता है, हाईवे पे भी रहता है और सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो मुझे लगा कि थोड़ी सी हल्की बाइक लेनी चाहिए। हल्की मतलब थोड़ी छोटी और इजी टू मैनेज हो जाए और इजी टू मेंटेन हो जाए। और रॉयल एनफील्ड से तो ऑब्वियसली थोड़ी सी इजी टू मेंटेन है ये। बट वही है कि इसलिए ये बाइक मैंने चूज़ की। और प्लस हीरो का थोड़ा सर्विस का एक्सपीरियंस भी मेरा पहले से ठीक ठाक है, तो मुझे ये था कि मैं मैनेज कर लूँगा इसको। तो कॉस्टिंग कितनी है इस बाइक की आपको ऑन रोड? यार इस बाइक की कॉस्टिंग मेरे को 2,16,000 के आसपास आई थी। 2,16,000। तो मैंने जो बाकी बाइक से उनसे कुछ नहीं तो 1 लाख रुपए सस्ती आपको पड़ गया। 1 लाख रुपए में आपकी एक्सेसरीज बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो भी एक क्लेवर चॉइस है। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की भी, क्योंकि आदमी देखो बाइक ले भी लेता है लेकिन फिर भाई मेंटेन भी करना पड़ता है। अगर मेंटेन नहीं किया तो उसकी हालत बदतर हो जाएगी। बिल्कुल। तो कितना अभी सर्विस 2 करा चुके हो आप? हाँ, अभी एक सर्विस मैंने इसकी फर्स्ट जो कराई थी वो अराउंड 500 किलोमीटर पे कराई थी। ओके। जो मतलब शायद उसमें ऑयल चेंज हुआ उसमें था। सिर्फ ऑयल ही चेंज होता, बाकी कुछ नहीं होता। ऑयल चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, चेन ल्यूब, वो सारी चीजें हुई थी। तो ये सब मिला के उसमें मेरा 1500-1600 का खर्चा तब आया था। और अभी जो एक मैंने मेजर सर्विस, मतलब मेजर तो नहीं कह सकते, बट 6000 वाली सर्विस मैंने कराई थी, उसमें मुझे अप्रोक्सीमेट 2200 के अराउंड 2200 खर्चा आया। और अभी तक जो आप सर्विस करा चुके हैं इसके अलावा कोई पार्ट चेंज हुआ? हाँ, पार्ट चेंज एक हुआ है। एक OBD2 सेंसर इसका थोड़ा सा डैमेज हो गया था, मेरे डॉगी ने काट दिया था। तो वो पार्ट मैंने चेंज कराया है। और कितने का पड़ा वो मुझे अराउंड 2800 रुपए का पार्ट पड़ा था। तो कैसे खराब कैसे हो गया वो? यार उसमें एक्चुअली मेरा डॉगी थोड़ा सा अभी छोटा है, तो उसको थोड़ा सा काटने वाटने की आदत है। तो बाइक मेरी खड़ी थी वहाँ पे, और स्लीविंग्स इसकी बड़ी कमजोर सी है, मुझे ऐसा लगता है। अभी जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो स्लीविंग है यही कट गई थी। और ये तो अगर आप खुला ही हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड दिख रहे हैं। तो कोई भी आराम से आके ब्लेड मार सकता है, कुछ कर सकता है। तो ये थोड़ा सा अगर मतलब अच्छा होता तो
ठीक है जो भी है। हाँ, तार है नई बाइक्स के तो ऐसे एक्सपोज नहीं होने चाहिए एक्चुअली। यहाँ तक रबर का कुछ कैपिंग वैपिंग दे दिए होते तो काफी ऑब्वियसली। अब जैसे यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे भी वही ये है, भी खुला हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है, ये परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। स्पेशली जहाँ पे तार आपके जॉइंट होते हैं ना, जैसे ये यहाँ से टूटने की ज्यादा हाँ, तो यहाँ पे अगर आप कुछ रबर की मेरा तो बहुत बेटर एक्चुअली मेरा तार ही यहाँ से कटा था, वो जुड़ भी नहीं सकता था, इसी वजह से पूरा मेरे इंटरसेप्टर में यहाँ पे मेरे जो सेंसर एक लगा हुआ है उसमें वहाँ पे रबर की उन्होंने प्रॉपर कैपिंग दे रखी है। देखिए आप जब जितना आप सेगमेंट में ऊपर जाएंगे, जितना आप थोड़ा सा कॉस्टिंग ऐसे ही नहीं बढ़ जाती बाइक की, उसमें क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, वो चीज़ें मैनेज है मेरे पास, वो मैंने एक टेप मंगाया है, उसमें थोड़ा स्लीविंग कवर करूंगा, वो हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं रनिंग कॉस्ट की। तो 13 लीटर का फ्यूल टैंक है और काफी कुछ चला चुके हैं आप, तो आपको कितना माइलेज मिल रहा है ये? यार देखो, मैं ना थोड़ा इसको रफ चलाता हूँ। रफ का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रफ वैसे चलाता हूँ, बट मैं थोड़ा, अगर मैं हाईवे पे हूँ तो मैं 90 से नीचे 100 से नीचे नहीं चलूंगा, या मैं अगर शहर में भी हूँ तो मुझे अगर खाली रोड मिल गई तो मैं थोड़ा सा इसको प्रेस करता हूँ, इसका पोटेंशियल मेरे को टेस्ट करना है। तो मुझे 35-36 माइलेज दे देती है, लेकिन लुकिंग एट द पावर ऑफ द इंजन, लुकिंग एट द टॉर्क, जो लो एंड इसका टॉर्क है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आराम से 70-80 क्रूज करोगे तो 40-80 का राउंड आपको दे देगी। अभी आपको 35 का माइलेज अभी मुझे 35 तो जिस हिसाब से 210 सीसी का DOHC इंजन है आपका, लिक्विड कूल इंजन है, आई थिंक 24 PS की पावर, bhp की पावर दे रहा है, 20.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी दे रहा है, तो काफी अच्छी पावर और काफी अच्छा टॉर्क मिल रहा है। उस हिसाब से 35 का माइलेज काफी बेटर है। हाँ ठीक है, मतलब एडवेंचर बाइक के हिसाब से जो इनिशियल टॉर्क, इनिशियल पावर मिलती है, उसके हिसाब से ठीक है माइलेज। ठीक है। अच्छा, कई लोग को हाइट का भी इशू रहता है, आपकी हाइट कितनी है? मेरी अराउंड 6 है। 6 है। आप एक बार बैठ के दिखाओगे कैसा आ रहा है? ये कुछ रहता है ऐसा। तो देख लो, भाई की हाइट 6 फुट है और बैठे तो इनके पैर अभी भी फोल्ड हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 5-10 के ऊपर वाले बंदे के लिए तो ईजिली आपके पैर बिल्कुल फ्लैट आ जाएंगे। उससे अगर छोटे हो फिर भी आप टो टच आपकी हो जाएगी। हाँ, टो टच, टिप टोइंग हो जाएगी उसमें, मतलब ऐसा कोई वैसी दिक्कत नहीं है। बस एक ही इसमें जो प्रॉब्लम है, मतलब बहुत जो शॉर्ट राइडर्स होंगे, मुझे जो लग रहा है, इससे अगर मैं भी इस गाड़ी से उतरूंगा तो आई हैव टू एक्सपेंड माई लेग स्टिल, लाइक क्योंकि ये पोर्शन काफी ऊंचा है, ये पोर्शन थोड़ा सा ऊंचा है। तो जो छोटे राइडर्स होंगे उनको या तो फुट पैक पे खड़े होकर उतरना पड़ेगा, और इसका जो साइड स्टैंड है वो इतना रिलायबल नहीं है, जो मतलब ये थोड़ा सा लीन हो जाता है। अगर आप देखोगे, अभी मैं इसको ऐसे खड़ी करूंगा तो अब ये अभी आप देखिएगा, ये थोड़ा सा ना ये गाड़ी और अंदर चली जाती है। हाँ, क्योंकि बड़ी बाइक्स में क्या होता है ना, फुट पैक बहुत ही ज्यादा रिइंफोर्स होता है, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि फुट पैक पे बैठ भी जाते हैं, उतर भी जाते हैं। वो थोड़ा सा, इसमें ये चीज पॉसिबल नहीं है। जो मैनेज कर पाए उसके लिए ठीक है, बट थोड़ा बार बार उतरना चढ़ना इसमें थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है। तो अच्छा, एक इशू और आता है, जैसे मैं खुद इंटरसेप्टर ओन कर रहा हूँ और आपका स्पोक व्हील वाली है, तो वो दर्द मुझे पता है। तो यहाँ पे इस बाइक में जो एक लौती कमी मेरे को दिखती है, मतलब दूर से दिखती है, कि यहाँ पे ट्यूबलेस नहीं मिल रहा आपको। बाकी जैसे हिमालयन में ट्यूबलेस स्पोक आपका आ गया है, ट्रायम में भी एक्सी मॉडल जो आ गया स्क्रैम्बलर का ट्यूबलेस स्पोक आ गया है। यहाँ पे पंचर की प्रॉब्लम, अगर लॉन्ग रूट में कहीं पंचर हो जाता है तो आप पंचर किट भी वो छोटी वाली नहीं रख सकते। तो आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा? एज आई सेड अर्लियर कि जैसे जैसे आप पैसे खर्च करते जाओगे वैसे वैसे आपको फैसिलिटीज मिलती जाएंगी। तो अब मेरा मानना यह है कि हीरो ने अगर इतनी इस तरह की बाइक लॉन्च की थी या इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो उनको एक्सेसरीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन एटलीस्ट, क्योंकि ये टूरिंग के लिए यूज करेगा इंसान। तो टूरिंग में 2-4 चीजें ही चाहिए। सैडल स्टे अच्छा होना चाहिए, आपका जो टायर्स हैं वो अगर आपके ट्यूबलेस हो जाएं तो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। स्पोक रखिए आप, जैसे हिमालयन ऑफर करता, आप भी ऑफर कर, जिसको लेना होगा वो ले लेगा। मैं लेने के लिए रेडी था, बट उनके पास अभी तक मैं अभी कॉन्टैक्ट करूंगा तो अभी तक उनके पास शोरूम में एक्सेसरीज नहीं है, और उन्होंने कोई फॉलोअप भी इसका खैर नहीं लिया। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं इनके साथ। अब मैं अगर स्पोक्स इसके बाहर से भी ट्राई करूंगा, मिल जाएंगे, मुझे मालूम है, अगर मैं ट्राई करूंगा, थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर करूंगा तो मिल जाएंगे, बट उनकी रिलायबिलिटी और एक ब्रांड की रिलायबिलिटी, वो 2 चीज़ें अलग अलग होती हैं। हाँ, जैसे कि ये जो बाइक है आपकी प्रीमियम में आती है, तो लोग बोलते हैं थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट है, बट वो जो कस्टमर के लिए प्रीमियम सेगमेंट तब होगा ना, तो उनके पास ऑप्शंस होंगे, चीजें होंगी। एग्जैक्टली, वो बस नाम प्रीमियम रख देने से प्रीमियम चीजें, शोरूम अच्छा दिखने से वो प्रीमियम वाली फील नहीं आती। जैसे आपने दिक्कत की बात बोली, तो इसमें फ्रंट टायर मेरा पंचर तो क्या, मुझे नहीं मालूम था कि पंचर है, वो बार बार उसकी हवा लीक हो रही थी। तो मुझे 3-4 दिन में ऐसा लगा कि यार क्यों ही हो रहा है ऐसा, मुझे कहीं दूर जाना, वो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं अपने पास वाले, जहाँ पीछे कार की हवा चेक कराता हूँ, उसके पास में लेके गया। तो वो मेरे से कहता है कि भैया इसको ना ये खोलना पड़ेगा टायर। मैं कहा खोल दो। तो वो साइड स्टैंड ढूंढ रहा, वो डबल स्टैंड मेन स्टैंड ढूंढ रहा है, ऐसे मेन स्टैंड आता नहीं है। अब मेन स्टैंड भी नहीं आता है, उसके पास जैक अवेलेबल था कार वाला। अब जैसे तैसे जुगाड़ करके, जैसे आपने बहुत वीडियो देखे होंगे कि उसको ईटा मीटा टिका के उसको उन्होंने 1.5 घंटे में तो टायर वो खोल पाए हैं। फिर उसका ट्यूब चेंज हुआ, क्योंकि उसमें
कुछ तो वॉल बॉडी उसकी डैमेज हो गई थी। ये चीज़ है, क्योंकि देखिए जो हाई क्वालिटी आपके मेंटेनेंस रूम्स होते हैं उनके पास तो सारे एक्सेसरीज होते हैं, लेकिन जब आपके पास ऐसी बाइक होती है जिसमें आपकी ट्यूबलेस नहीं है तो आप कहीं भी पंचर हो सकती है, और वहाँ पे आसपास जो छोटी मतलब, पंचर और की ये दुकानें एक होंगी, ऐसी उनके लिए चीज, इसे है। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो पूरी बाइक की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है, बिकॉज आपके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि मेरी बाइक कहीं पंचर हो गई मैं क्या करूंगा। और एक बार हो गई तब तो डर बढ़ भी जाता है। हो गई तो अब आपने बताया ना कि अभी आपके इंटरसेप्टर हाईवे पे पंचर हाईवे पंचर हो गई थी, 4 घंटे बोला लग 6 गए घंटे में आएगा, तो 6 घंटे कहीं वेट करना या उतना एक पंचर की वजह से वो फिजिबल नहीं है। क्योंकि वैल्यू टाइम की होती है ना, आरएस से आएगा, बट आप ऐसी रिमोट लोकेशन पे वहाँ पे अभी दिन भर आपका चला गया है तो वो कॉस्टिंग बढ़ गई ना आपकी। एक्सेसरीज की बात करते हैं तो ये आपने एक्सेसरीज में लगा रखा हुआ है। ये एक्सटेंडर मैंने लगवाया था। हाँ, और ये चूंकि थोड़ा सा मुझे लगा कि विंड डिफ्लेक्ट इससे होगी, और थोड़ा बहुत काम का तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत विंड आफ्टर मार्केट जाती है। आफ्टर मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि हीरो में आप बता रहे हो हीरो में एक्सेसरीज नहीं मिल रही है। ये तो छोड़ दीजिए, जो मेन क्रैश गार्ड है वो नहीं मिल रहा है। और ये एक मैंने लगवाया था, ऑब्वियसली ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो सभी लोग लगवाते हैं। और क्रैश गार्ड भी जो क्रैश गार्ड काफी प्रीमियम लग रहे हैं आपके, काफी अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने लगवाया था मोटोटॉप के हैं। हाँ, और ये आपका सैडल स्टे भी मैंने ये लगवाया था। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं टेल बैग यूज़ करता हूँ, बट थोड़ा लुक्स की वजह से मुझे लगा कि वो इनकम्प्लीट। कितना खर्चा आ गया क्रैश गार्ड और ये सैडल स्टे का? ये दोनों ये शायद 4 या 5 हज़ार का ये था, 5,000 समथिंग का ये था, और ये शायद 3600 कुछ रुपए का था ये। तो मतलब 8,500। हाँ, और वो भी आपने लगाया तो 10,000 रुपए का 10-11,000 रुपए की एक्सेसरीज 10-11,000 रुपए की एक्सेसरीज में आपकी ये पूरी वर्थ है मतलब 10,000 रुपए आपने लगाया, पूरी टूरिंग रेडी होगी बाइक, और क्या चाहिए। हाँ। अच्छा, सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, आगे की तरफ आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। तो आप तो अभी आपने बताया 3,000 किलोमीटर आपने रन किया स्पीति में, तो कैसा रहा सस्पेंशन का परफॉर्मेंस? सस्पेंशन यार फ्रैंकली स्पीकिंग, जब इस सेगमेंट की मैं बाइक ले रहा था या इस प्राइस रेंज की मैं बाइक ले रहा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि सस्पेंशन उसके बहुत अच्छे नहीं होंगे। मतलब ठीक है, वो उन्होंने बना दिया सब कुछ वैसा, पर मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि बिना टेस्ट राइड के मैंने ले ली थी ये गाड़ी। लेकिन जब मैं स्पीति गया हूँ, मैंने हाईवे टूरिंग भी करी इससे, और ऑफ रोडिंग भी बहुत सारी करी, जो कंफर्ट इसके सस्पेंशन में मिल रहा था वो शायद मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वो ओवरऑल सस्पेंशन इसके बढ़िया थे मेरे लिए। अब इसमें एक बात आती है कि ये बाइक जिस हिसाब से डिजाइन्ड है, इसमें पिलियन को कंफर्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, पिलियन सीट कंफर्ट नहीं है बिकॉज ऑफ द ये जो लेंथ है बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। और दूसरी चीज क्या है कि व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से जब पिलियन पीछे बैठ जाता है तो वेट पीछे ज्यादा आ जाएगा। ओके, तो पीछे की सस्पेंशन जो है वो उतने बेहतर काम नहीं करेंगे जितना सोलो पे काम करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सोलो राइडिंग के लिए सस्पेंशन बेस्ट है। और अगर पिलियन बैठता है तो 2, 4, 5, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जहां तक पिलियन को, मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि पिलियन के हिसाब से सस्पेंशन उतने अच्छे काम नहीं करते, बट सोलो राइडिंग के लिए बहुत बेटर काम करते हैं। राइट, सीट पे आते हैं तो पिलियन के लिए आपने बता दिया उतनी कंफर्टेबल नहीं है। राइडर सीट कैसी है? यार इसकी राइडर सीट थोड़ा मतलब वैसा है कि थोड़ा चौड़ाई के हिसाब से आपको कम लग रही होगी, बट ओवरऑल मैंने इस पे बहुत लंबा टूर किया है। तो दिल्ली से, नोएडा से लखनऊ में आया हूँ इस बाइक पे, और 7-8 घंटे में कवर कर लिया था। तो कंफर्ट ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल बढ़िया है। बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ी सी इसकी विड्थ कम है, बट ओवरऑल मुझे कंफर्टेबल लगी, क्योंकि लंबी राइड्स में आपको थकाती नहीं है। तो वो चीज़ मुझे इसमें लगी। ठीक ठाक सीट है, बहुत अच्छी भी नहीं बोल सकते, बहुत बुरी भी नहीं बोल सकते। अब बात कर लेते हैं इंजन की। बाइक का सोल एंड होल इंजन ही होता है। इंजन की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? क्योंकि आपने जैसे ये सारी एक्सेसरीज भी लगा रही है, थोड़ा बाइक का वेट बढ़ गया होगा, आप ट्रैवल करते हो तो आपके लगेज भी बढ़े आते हैं, उस हिसाब से 210 सीसी का इंजन है, तो मिड सेगमेंट में ही है। तो आपको क्या परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई होगी, लगा कि हाँ इन्हें सफिशिएंट पावर दे रहा, टॉर्क दे रहा है? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। वो आप मेरे सेटिस्फैक्शन का लेवल आप इस उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं पहले रॉयल एनफील्ड चलाता था। ओके, अब रॉयल एनफील्ड में अगर आप 90 की स्पीड में जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आपको लगता है कि अभी आप कहीं इधर चले जाओ। मतलब क्लासिक, आई एम नॉट ये सेइंग कि कोई गाड़ी बुरी है, बट उसका वो लेवल है, उसका सेगमेंट वही है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आप 80-90 चल रहे हो तो आपको बहुत नॉर्मल फील होगा। आप जब 100+ भी चलोगे तो ये बाइक आपको वो कॉन्फिडेंस दे देती है, बिकॉज ऑफ द पावर, बिकॉज ऑफ द पोस्चर और बिकॉज ऑफ द इसका जो एर्गोनॉमिक्स है, उसकी वजह से आपको वो कॉन्फिडेंस दे देगी कि आप 100+ इसमें आराम से चल पाओगे। तो ओवरऑल इंजन की परफॉर्मेंस की वजह से वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि अगर आपका इंजन आपको परफॉर्म करके दे ही नहीं रहा, अब 350 सीसी का इंजन है लेकिन 90 तक पहुंचने में उसका दम निकल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि उस इंजन का, उतने बड़े इंजन का कोई मतलब है। लेकिन अगर आपको 210 सीसी का इंजन अगर आपको आराम से 120-125 पे लगातार क्रूज करवा रहा है, तो इट इज़ गुड इनफ। किसको पड़ी है पावर इंजन में हमारा 500 सीसी का इंजन, अगर वो हमारा ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा बाइक को,
तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ आई गेस। चलिए 110 पे 120 पे चला ली गाड़ी। हाँ। व्हाट अबाउट स्टॉपिंग पावर, ब्रेकिंग और टायर का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? यार देखो टायर्स के बहुत नॉइजी हैं। हाँ, बहुत क्योंकि ऑफ रोड कैपेबल टायर्स हैं, ये हाँ, पूरे dual प्योर purpose ऑफ रोडिंग टायर है, वाले हाँ। हैं। तो इसके टायर बहुत नॉइजी हैं। 80 पे इसमें टायरों में बहुत तगड़ी आवाज़ आती है। ओके। आपके हेलमेट में फील होगा। हाँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टॉपिंग पावर की आप बात कर रहे हो, इसका जो ब्रेकिंग है, जो इंजन ब्रेकिंग है, अगर आप छठे 6 गियर में भी हो, अगर आप इसको छोड़ते हो, मतलब इंजन रिलीज कर देते हो, पावर रिलीज कर देते हो, तो ये क्या होता है कि इसकी इंजन ब्रेकिंग साथ साथ काम करती है। आप ब्रेक करते हो तो इसकी इंजन ब्रेकिंग साथ साथ काम करती है। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि इंजन भी अपने आप को स्लो करने की कोशिश कर रहा है, तो उस वजह से इसकी ब्रेकिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन मैंने पिछले ब्रेक्स की इसके कई बार बात करी है, या कई दोस्तों को भी मैंने बताया है कि पिछले ब्रेक्स इसके बहुत काम के नहीं हैं। अब ये कैलिपर जो जीस का जो ये पिन है, ये छोटी है या क्या है, उस वजह से मुझे बहुत अच्छे तो नहीं लगते। लेकिन हाँ, निशिन के हैं, सिंगल पिस्टन कैलिपर्स हैं, लेकिन तो, प्लेट काफी छोटी है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि थोड़े से बड़े होने चाहिए थे। अगर आप इतनी स्पीड जनरेट कर रहे हो, इतनी पावर जनरेट कर रहे हो, तो ब्रेक्स भी थोड़े बेटर हो सकते थे। अगले वाले ठीक हैं। फ्रंट में भी अगर मैं देखूंगा तो 4 पिस्टन नहीं है, सिर्फ 2 पिस्टन हाँ, ब्रेक कैलिपर्स पिस्टन है, लेकिन हैं वो भी। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि बिकॉज ऑफ द हाइट जो इसका सस्पेंशन ट्रैवल है, हाँ। उसकी वजह से जब आप पैनिक ब्रेकिंग कहीं पे करते हो तो वो इनर्शिया की वजह से, नहीं डिसबैलेंस तो नहीं होती, बट वो बहुत संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ा सा आप चूक गए तो फिर गिरने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो वो चीज़ है इसके साथ। ठीक है। वाइब्रेशंस का क्या है? वाइब्रेशंस नहीं है इसमें। वाइब्रेशंस हाँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि जो सिंगल सिलेंडर बाइक्स हैं उनमें जनरली क्या होता है कि 80-90 की स्पीड के बाद आपको सब फील होगा। हैंडल पे भी फील होगा, और मतलब हैंडल बार पे भी फील होगा, फुट पैक्स में फील होगा। इसमें क्या होगा, जब आप 90-100 चलोगे तो आपके फुट पैक्स में या आपके हाथों में थोड़ी थोड़ी बज़ फील होगी। इट्स लाइक कि थोड़ा सा कुछ ऐसा हल्का फुल्का ऐसा बज़ हो रहा है। तो रहता है नॉर्मल, उतना नॉर्मल रहेगा। सिंगल सिलेंडर है यार, उससे क्या ही ले लोगे आप। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ही नहीं है, बट हाँ बिल्कुल ना के बराबर है। और अगर आप अच्छे बूट्स, अच्छे राइडिंग गियर्स पहन रहे हो, तो वो उस चीज़ को वो भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे इसका जो मीटर कंसोल है, जब मैंने पहली बार बाइक देखी थी, बहुत ज़्यादा छोटा है। हाँ। तो विजिबिलिटी इसकी कैसी रहती है? विजिबिलिटी मुझे चूंकि 2 ही चीज़ें देखनी रहती है, मेरी स्पीड कितनी है, मैं कौन से गियर में चल रहा हूँ, तो इस हिसाब से मेरी विजिबिलिटी अच्छी है। वो 2 चीज़ें काफ़ी बड़ी है ना, फॉन्ट्स काफ़ी बड़े हैं, और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी इतना ब्राइट है और इतना साफ दिखता है कि अगर हाई स्पीड में भी हो तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर दिखती रहती हैं। जैसे जो भी हमारा मीटर कंसोल में जो भी चीज़ें दिख रही हैं, ये जो आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2 और आपका ये फ्यूल, ये थोड़ा सा अब एक बात इसके बारे में ये मुझे करनी है कि जो इसका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, ये तो ठीक दिखाएगा, बट जो ये हमारा RTMI और रेंज है, ये बहुत ही वाहियात, मतलब पता नहीं किस हिसाब से कैलिब्रेट किया गया है कि ये कभी भी सही फिगर्स देता ही नहीं है। ठीक है। अब अभी जैसे मैंने इस बाइक को लीन किया हुआ है, अब ये बाइक रिजर्व में दिखा रही है। अभी मैं इसको जो वापस खड़ी करूंगा तो ये 2-4 मिनट बाद इसका फिर फ्यूल सेंसर सेंस करेगा, अरे पेट्रोल तो है, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। मतलब इसके जो सेंसर्स है उतने अच्छे काम नहीं करते, स्पेशली जो मीटर से रिलेटेड है, आपका माइलेज और ये सारी चीजें दिखा। और ये चीज़ आपको दिक्कत कहाँ देगी, ये भी मैं आपको बता दूं। जब मैं स्पीति ट्रिप कर रहा था तो बुलेट में मुझे एक प्रॉब्लम था, क्योंकि उसमें फ्यूल मीटर नहीं आता। वो बहुत सारी रील्स बनी है कि अरे बुलेट लिए हो तो पेट्रोल का चिंता क्यों करना है, वो वाली सीन। लेकिन जब आप हाईवे पे होते तो आपको एंजाइटी होती है कि यार पेट्रोल है कि नहीं है। इसमें फ्यूल मीटर है, नो डाउट, लेकिन जब आप जैसे आपने रिफ्यूलिंग कराई, आप चल रही है, आपको फुल टैंक दिखा रहा है, फिर क्या होगा कि आपने 100 किलोमीटर बाद ब्रेक लिया, आपने गाड़ी को टिल्ट करके खड़ा कर दिया, वो पता चला हाफ फ्यूल हो गया, हाफ टैंक हो गया। तो आपके अंदर एंजाइटी ये बढ़ गई। चलो हाईवे पे तो आपको फ्यूल स्टेशंस मिल जाएंगे, बट व्हाट अबाउट माउंटेन्स? अगर आप माउंटेन में जा रहे हो, आप लिमिटेड फ्यूल लेके जा रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं वहाँ फ्यूल स्टॉपेज, तो इतना तो रेंज इसमें दिखाना चाहिए ना कि हाँ भाई मेरा फ्यूल भी इतना है, मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ। ये मेरे को स्थिति में बड़ी एंजाइटी थी, इसीलिए जहाँ मेरे को पेट्रोल पंप मिल रहा था मैं भाई फुल कर दे तुरंत। वो टाइम फिर कंज्यूम हो जाता है। वो टाइम कंज्यूम हो जाता है, वो चीज़ होती है इसमें। हालांकि एक टैंक में ये चली जाती है करीब 450-500, उसके बाद भी फ्यूल रहता है, लेकिन फिर भी वो फ्यूल मीटर एकदम उसका रीडिंग कभी सही नहीं आया आज तक। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। एक लास्ट चीज़ बची है, वो है इसकी हेडलाइट। रात में थ्रो कैसा है हेडलाइट का? रात में हेडलाइट का थ्रो बहुत अच्छा है। लुकिंग एट द सेगमेंट ऑफ द बाइक, और जो सस्ते सेगमेंट्स में जो लोग, सस्ते तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो इसके जो लो बीम है, जो हाई बीम है, काफ़ी ठीक ठाक लाइट्स हैं। थ्रो काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा हाइट की वजह से थोड़ा जो उसका जो एंगल है जो लाइट का, वो थोड़ा सा आगे रहता है, बट चूंकि आप इतना ऊपर बैठते हो तो आपको दिख जाता है कि हाँ कहाँ पे क्या, ऑफ रोडिंग के हिसाब से भी और
मतलब रोड के हिसाब से भी लाइट्स इसकी ठीक ठाक हैं। तो इनकेस जैसे आज 6 महीने बाद आपको फिर से एक नई बाइक लेनी होती तो आप इस बाइक के लिए जाते हैं किसी और नहीं, अब मैं इस बाइक के लिए जाता तो ज़रूर, लेकिन अब मैं अगर हीरो, आई एम फॉर्चुनेट इनफ, अगर मुझे सुनने में कुछ खबरें आई हैं कि इस साल या अगले साल तक कुछ 400 वाला ये मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो इसको मैं एक्सचेंज करके वो ले लूँगा, नहीं तो फिर अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, ये थी आपकी हीरो की एक्सपल्स 210 और मिस्टर प्रशांत ने काफ़ी हेल्प की है। और बाकी अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस अपने डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि आपके ज़रूरत के हिसाब से ये बाइक सूटेबल है कि नहीं है। तो इसी के साथ ये व्लॉग इन करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज राम साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।